कश्मीर की कहानी सीरीज के चौथे एपिसोड में आज घाटी में आतंकवाद बढ़ने और उसके सबसे बड़े शिकार कश्मीरी पंडितों की कहानी। तारीख 25 जून 1990। जगह बंदीपोरा कश्मीर। 28 साल की शादीशुदा महिला गिरिजा टिक्कू एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट थी। घाटी में हालात बिगड़ने पर वो और उसका परिवार जम्मू पलायन कर चुका था। घर में पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए एक दिन वो अपनी सैलरी लेने लौटी। बंदीपोरा में गिरिजा अपनी पहचान के एक मुस्लिम परिवार के घर में ठहरी हुई थी। अचानक उस घर में कुछ हथियारबंद लोग घुस आए। उन्होंने गिरिजा की आंख पर पट्टी बांधी और उसे कार में बिठा ले गए। सभी ने उसका सामूहिक बलात्कार किया। बदहवास गिरिजा उनमें से एक शख्स की आवाज पहचान गई और उसे नाम से पुकारा। पहचान उजागर होने के डर से बलात्कारियों ने गिरिजा को कार से निकाला और पास की आरा मशीन में ले गए। आरी से गिरिजा के दो टुकड़े कर दिए और शव वहीं फेंक दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि काटे जाते वक्त गिरिजा की सांसें चल रही थीं। 1990 के दशक का कश्मीर ऐसे ही खूनी किस्सों से सना हुआ था। सितंबर 1982 में कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया। उसके बाद हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल किया और शेख के बेटे फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। लेकिन 1984 में एक बड़ा खेल हुआ। उस वक्त के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने अपनी किताब माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में लिखते हैं, 1 जुलाई 1984 की देर शाम फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने 12 विधायकों के साथ फारूक की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वो कांग्रेस आई के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। अगली सुबह राज्यपाल ने फारूक की सरकार बर्खास्त कर दी। 2 जुलाई की शाम ही कांग्रेस और अन्य के समर्थन से गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगले 2.5 साल जम्मू कश्मीर में सबसे भ्रष्ट सरकार का दौर रहा। शाह को कश्मीरी जनता का तीखा विरोध झेलना पड़ा। 7 मार्च 1986 को जीएम शाह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। मार्च 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए। इसमें राजीव गांधी की कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। दूसरी तरफ गिलानी की जमात ए इस्लामी जैसी एक दर्जन कट्टरपंथी पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट यानी एमयूएफ बनाया। इस चुनाव में धांधली की हर सीमा पार हो गई। लेखक और राजनीतिक विश्लेषक सुमंत्र बोस अपनी किताब कश्मीर रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 2 पीएस में लिखते हैं कि वोटरों को उनके घर भेज दिया गया था। बूथ कैप्चरिंग की गई। सारे मतपत्रों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुहर लगा दी गई। इसमें सरकार और उनकी पूरी मशीनरी काम कर रही थी। नतीजों में भी हेराफेरी हुई। लेखक अशोक कुमार पांडेय अपनी किताब कश्मीर नामा में इसकी एक बानगी देते हैं। श्रीनगर की आमिर कदल सीट से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के यूसुफ शाह उम्मीदवार था। उसके पोलिंग एजेंट का नाम यासीन मलिक था। बेमिना डिग्री कॉलेज में मतगणना शुरू हुई। रुझानों में यूसुफ बड़े अंतर से जीत रहा था। उसके प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोयुद्दीन शाह निराश होकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद शाह को मतगणना अधिकारी ने घर से बुलाया और विजयी घोषित कर दिया। ऐसा कई जगह हुआ। लोग सड़क पर उतर आए। इसके बाद सरकार ने मोहम्मद यूसुफ शाह और उसके चुनाव प्रबंधक यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इन चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल हुई। मोहम्मद यूसुफ शाह 2 चुनाव हार चुका था। तीसरी बार धांधली करके जीता चुनाव हरवा दिया गया। 20 महीने बाद जेल से छूटने के बाद यूसुफ शाह ने राजनीति छोड़ दी और सीमा पार पाकिस्तान चला गया। यही यूसुफ शाह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना। उसके पोलिंग एजेंट रहे यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का आतंकी संगठन बनाया। कश्मीर एक्सपर्ट क्रिस्टोफर स्नेडिन अपनी किताब अंडरस्टैंड कश्मीर एंड कश्मीरी में लिखते हैं कि इस चुनाव के बाद सिर्फ यूसुफ शाह ही नहीं, तमाम निराश युवा कश्मीरी मुसलमान बॉर्डर पार करके पीओके चले गए। वहां पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। जब वे लौटे तो उनके हाथ में आधुनिक हथियार थे। सपोर्ट करने के लिए पैसा था। पाकिस्तान ने यह सब इसलिए किया था कि वो इन आतंकियों के भरोसे भारत के खिलाफ लॉ जीत सके। इन चुनावों में पर्यवेक्षक रहे जीएन
गौहर के मुताबिक अगर आमिर कत्ल और हब्बा कत्ल सीटों पर चुनाव में धांधली नहीं होती, तो शायद कश्मीर में हथियार बंद संघर्ष को कुछ सालों तक टाला जा सकता था। लेखक अशोक कुमार पांडेय अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं कि हत्याओं का जो सिलसिला उस दौर में शुरू हुआ, भारत और कश्मीर के अपरिपक्व राजनीतिक नेतृत्व के चलते वो एक ऐसे हिंसक चक्रव्यूह में फंसता चला गया जिसे बाहर निकलना आज तक मुमकिन नहीं हुआ, और इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ी। बंदूक उठाए लोगों को, बेगुनाह पंडितों और बेगुनाह मुसलमानों को भी। 1989 वो साल था जिसमें कश्मीर में आतंकवाद हिंसक होना शुरू हुआ। पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आने वाले युवा कश्मीरी किसी भी कीमत पर पंडितों को घाटी से निकालना चाहते थे। 23 जून 1989 को श्रीनगर में पर्चे बांटे गए। ये पर्चे हजबे इस्लामी नाम के संगठन ने बांटे थे। पर्चों में मुस्लिम महिलाओं के लिए लिखा था कि इस्लामिक नियमों को मानना शुरू कर दो, बुर्का पहनो। कश्मीरी पंडित महिलाओं से कहा गया कि वो माथे पर तिलक जरूर लगाएं ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। जो ये बात नहीं मानेगा, उसे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान हुई एक घटना ने आतंकियों के हौसले और बुलंद कर दिए। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बने अभी 6 दिन हुए थे। उन्होंने अपनी सरकार में पहली बार एक मुस्लिम नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृहमंत्री बनाया था। 8 दिसंबर को दोपहर 3:45 पर राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मुफ्ती अपने कार्यकाल की पहली बैठक कर रहे थे। ठीक इसी वक्त दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर में उनकी बेटी रुबैया सईद अपनी ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकली। रुबैया एमबीबीएस करने के बाद इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। हॉस्पिटल से निकलकर रुबैया जेएफके 776 नंबर वाली एक ट्रांजिट वैन में सवार हुई। ये वैन लाल चौक से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। रुबैया जैसे ही चांदपुरा चौक के पास पहुंची, वैन में सवार 3 अन्य लोगों ने गन पॉइंट पर वैन को रोक लिया। उन लोगों ने रुबैया सईद को वैन से नीचे उतारकर एसडीडी डेछक के दूसरी तरफ खड्डीनी नीले रंग की मारुति कार में बैठा लिया। उसके बाद वह मारुति कार कहाँ गई, किसी को नहीं पता। 2 घंटे बाद यानी शाम करीब 6 बजे जेकेएलएफ के जावेद मीर ने एक लोकल अखबार को फोन करके जानकारी दी कि हमने भारत के गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया है। जेकेएलएफ की तरफ से रुबैया को छोड़ने के बदले 20 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। 13 दिसंबर की दोपहर यानी 5 दिन तक सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत चलती रही। आखिरकार सरकार ने 5 आतंकियों को रिहा कर दिया। बदले में कुछ ही घंटे बाद लगभग 7:30 पर रूबैया को सोनवर में मध्यस्थ जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत 1989 के आखिर में और जहरीली हो गई थी। उन्हें लाउडस्पीकर पर चेतावनी देकर कश्मीर छोड़ने के लिए कहा जाता था। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं कि उस समय कश्मीरी पंडितों और अखबारों में घर छोड़ने की जो धमकियां दी गई थीं, वो हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर पैड पर दी गई थीं। जेकेएलएफ और हिजबुल हिंसा की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ करीब 2 दर्जन छोटे मझोले इस्लामिक संगठन पंडितों की जान के दुश्मन बने हुए थे। हथियारबंद लोगों ने कैसे कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर किया। निर्मम हत्याओं की कुछ बानगी, पहले पंडित मर्द भाग जाएं, उनकी औरतें रहें। वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर की त्रासदी झेलने वाले राहुल पंडिता अपनी किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉट में लिखते हैं कि 19 जनवरी 1990 की रात मैं सो रहा था। मस्जिद के लाउडस्पीकर से लगातार सीटी बजने की आवाज आ रही थी। मेरे मामा का परिवार हमारे घर आ चुका था। मामा और पिताजी कुछ बात कर रहे थे। तभी बाहर जोर से आवाज आई, नारा ए तकबीर, अल्लाह हू अकबर। मैंने ये नारा कुछ दिन पहले दूरदर्शन पर आए धारावाहिक तमस में सुना था। फिर आवाज आई, हम क्या चाहते, आजादी, ए जालिमो, ए काफिरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। फिर कुछ देर में नारेबाजी थम गई। जब मेरी मां ने इसे सुना तो वो कांपने लगी। उन्होंने कहा कि भीड़ चाहती है कि कश्मीर को पाकिस्तान में बदल दिया जाए। उसमें पंडित मर्द न हों, लेकिन उनकी औरतें हों। मां रसोई की ओर भागीं और लंबा चाकू ले आईं।
उन्होंने कॉलेज जाने वाली मेरी बहन की तरफ देखकर कहा, अगर वे आतंकी आए तो मैं इसे मार दूंगी, इसके बाद अपनी जान ले लूंगी। टू मस्जिद की लिस्ट में नाम आया। अगली सुबह हत्या, मार्च 1990। श्रीनगर के छोटा बाजार इलाके में 26 साल के बालकृष्ण उर्फ बीके गंजू को चेतावनी दी जा चुकी थी कि वे कश्मीर छोड़ दाच दें। उनके पड्डी ढौसी ने बताया कि मस्जिद की लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था। अगले ही दिन गंजू और उसकी पत्नी ने श्रीनगर छोड़ने का फैसला किया। वो निकल ही रहे थे कि दरवाजे के बाहर से ही जोर से किसी ने कहा, गंजू साहब किधर है? उसे जरूरी काम है। पत्नी ने भीतर से कहा कि वो काम पर गए हैं। तब बाहर से आवाज आई, अरे, इतनी सुबह कैसे जा सकते हैं? मोहतरमा, आप परेशानी समझिए, हमें गंजू साहब से जरूरी काम है। दरवाजा नहीं खुला तो अजनबी खिदकी तोड़ कर अंदर आने लगे। गंजू छत पर रखे चावल के ड्रम में छिप गए। आतंकियों ने पूरे घर में गंजू को खोजा। आहट मिलते ही उन्होंने गोली चला दी। बदहवास गंजू की पत्नी वहां पहुंची तो चावल से सनी खून की धार बह रही थी। 3 बाप बेटों को मारकर लटका दिया। चमधी तक उधेड़ दहदी जम्मू कश्मीर के 2 बार राज्यपाल रहे जगमोहन अपनी किताब माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में सर्वानंद कौल प्रेमी के बारे में लिखते हैं। सरकारी स्कूल के प्राध्यापक रहे सर्वानंद कौल केवल टीचर ही नहीं, वे कवि और लेखक भी थे। वे अनंतनाग जिले के शाली गांव में परिवार सहित रह रहे थे। दहशतगर्दों की धमकी से पंडित भाग रहे थे, लेकिन प्रेमी ने तय किया वो कहीं नहीं जाएंगे। 30 अप्रैल 1990 को एक दिन 3 हथियारबंद लोगों ने दस्तक दी। परिवार के सभी लोगों को एक कमरे में इकट्ठा किया। प्रेमी को साथ ले जाने लगे तो कुछ मुस्लिम पड़ोसियों ने विरोध किया। बंदूक की नोक के आगे उनका विरोध नहीं चला। प्रेमी के साथ उनका बेटा भी चल दिया। 2 दिन हो गए थे, न प्रेमी लौटे न उनका बेटा। दोनों की लाश एक जगह लटकी हुई मिली। लाशें देखकर पता चल रहा था कि दोनों के हाथ पैर तोड़ डांट दिए गए थे, बाल नोचे गए थे। शरीर की चमद्दी जगह जगह से उधेड़ दाह दी गई थी। शरीर में जगह जगह जलाने के निशान थे।